इससे नफरतें इतनी बढ़ जाएंगी कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी हुकूमत जो कल आएगी, नई हुकूमत आएगी, हम नया डिलिमिटेशन कराएंगे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है। मेरा धर्म मुझे सिखाता है, मुकाबला करेंगे हम, इसमें कोई शक नहीं है। जिनने छुरा भी धोंपा उनको भी मैंने सीने से लगाया। नमस्कार, मैं हरबंस नागो के वीडियो जर्नलिस्ट के साथ आपको आज ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो हमेशा मुसीबतों को फेस करते हैं। अनेकों उनको भी वो गले से लगाते हैं जिन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। जहां तक धर्मनिरपेक्षता की बात है, उनसे बड़ा हमारे देश के अंदर कोई भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। तभी हमेशा इस बात को मानते हैं, अल्लाहू अकबर नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपया, कौन पले कौन मंदे। ऐसा एक शख्स जो स्वयं अर्धांगिनी तो विदेश की लाता है, अपनी बेटी को जांबाज गुज्जर नेता राजेश पायलट और स्वर्गीय हैं उनके सचिन पायलट, जो भावी राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, उनके और सरदारों से इतना प्यार है अपने बेटे की शादी उन्होंने पंजाबी में की है। वो शख्सियत हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप तिलक भी लगा लेते हैं जाते हैं, मैंने कई ऐसे नेता देखे तिलक लगाने से परहेज करते हैं, पगड़ी डालने से परहेज करते हैं। और आप अगर कहीं धार्मिक स्थल पर जाएं, चाहे गुरुद्वारा साहब हो या मंदिर हो, राम की भी भगत गाते हैं और गुरु नानक की बानी भी गाते हैं। सर, आपका धन्यवाद। शुरू में यूं ही करना चाहूँगा, सारे करते हैं, ऑनरेबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। परिसीमन आयोग की जो खाका है डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने जो बनाया है दिस इज ए अनगाइडेड मिसाइल, और वो गिरी भी कितने पर, अगर किसी और पर गिरी है तो अपनों पर भी गिरी है। तो क्या अनुभव कहता है कि दिस इज ए अनगाइडेड मिसाइल बाय द परिसीमन रिपोर्ट, कहीं भी गिर सकती है, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू की मिसाल है। देखिए, रिपोर्ट तो बिल्कुल अजीब तरीके से बनाई गई है। न उनने पॉपुलेशन का देखा है, न उनने रास्ता देखा है। सुचेतगढ़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इसी तरह कई कॉन्स्टिट्यूंसीज को ऐसे डिवाइड किया है कि वो समझ ही नहीं आती है। यानी मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है अनंतनाग। अब मुझे बताइए, अगर वहाँ का एमपी कैसे राजौरी और पुंछ पहुँचेगा? क्या पहाड़ को पार करेगा? 8 महीने जो रास्ता पुंछ का बंद रहता है, कहाँ से उनकी मदद कर सकेगा? कैसे उनकी मुसीबतें दूर कर सकेगा? कई ऐसी चीज़ें इनने की है जो बिल्कुल, हमने जो रिपोर्ट इनके सामने रखी है, मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए फ़ायदा नहीं होगा, लोगों के लिए नुकसान होगा, क्योंकि वो एमएलए उनके तक पहुँच ही नहीं सकेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब आ रहे थे, फटाफट मैंने आपका एक छोटी सी पहचान दी, तब आम दर्शकों ने आपका बहुत प्यारा फेस देख लिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, हमेशा आपने जम्मू कश्मीर की विरासत में जो चीज़ों को स्ट्रांग किया है, मगर इन्होंने जो धरोहर थी, हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नगरी की कॉन्स्टिट्यूंसी ने कि गांधी को ही गायब कर दिया। वेटलैंड बिल्कुल सही आपने कहा, मैंने आपसे कहा ना जी, इन्होंने जो भी ये किया है कोई सोच नहीं है, बल्कि ये तो ये समझते थे कि इससे बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो जीत जाएगा। मगर ये नहीं देखा कि अगर वो जीत भी जाता है कल, तो वो लोगों के लिए कर क्या सकेगा। लोगों को, यानी जिस मुसीबत में इनने डाला है, जिससे कि डिलिमिटेशन को निकालना चाहिए था, उनने और इनको अंदर फंसाया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपके ही समय में वेटलैंड की थी, बहुत बड़ा, विश्व के परिंदे आते हैं। अब उसका नाम खत्म हो गया चूंकि वो सुचेतगढ़ में था। जाट प्रभुत्व सीट थी, वो भी खत्म कर ली गई। हजरतबल में पवित्र दरगाह जहाँ मोए मुकद्दस में हजरत साहब का वाला, उसको खत्म कर दिया गया। आप ही के और हब्बा कदर की ले लीजिए, उसका एक रिकॉर्ड था, उसको भी खत्म कर दिया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, ये जो सब कुकरनाक था आपका, सर, क्या ये बनाने वाले इतने ना समझते कि ऐतिहासिक धरोहरों के नाम और विश्व ख्याति प्राप्त जगहों के नाम भी खराब कर दिया? अफसोस तो मुझे इसी बात का है कि ये मुल्क को इसके बजाय कि मजबूत बनाएं, इनने मुल्क को कमज़ोर कर दिया है। इससे नफरतें इतनी बढ़ जाएंगी कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी हुकूमत जो कल आएगी, मैं तो ये इंतज़ार करता हूँ कि जब
24 में इलेक्शन हो जाएंगे और 26 में फिर से सारे मुल्क में डिलिमिटेशन हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि 24 की हुकूमत ये चली जाए, नई हुकूमत आएगी, हम नया डिलिमिटेशन कराएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आप भी फिल्में देखते हैं, अमर प्रेम का गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। मगर आज जिस शख्सियत को मैं जेल के में इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, वो बाबा कौम शेख अब्दुल्ला साहब के सपुत्र। बाबा कौम ने स्कीम्स बनाया जो अपने आप में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल वन ऑफ द टॉप। और मुझे डॉक्टर साहब याद है, पीछे आप थोड़े नहीं, आप ये भी भूल गए कि जम्मू का जो ये मेजर अस्पताल है, जी डॉक्टर साहब, ये भी उसी बात का वक्त का है। मैं डॉक्टर साहब इस बात को खास करके उभारना चाहता हूँ दर्शकों के लिए, सरकार के लिए। जब ये बना टॉप में रहा सर, और एक बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अस्वस्थ हो गए, आप किम्स में ही दाखिल, बिल्कुल वहीं दाखिल हुआ। और एलजी ने बड़ी बार कहा आप जाओ, योर वर्ड वाज देयर, जो मुझे याद है। आई एम मोर सेटिस्फाइड, आई एम मोर कॉन्फिडेंट ऑफ माई डॉक्टर एंड यू हैव कम अप वेरी नाइसली, बल्कि जवानों के बाहर निकले आप। डॉक्टर साहब वो उन्होंने बनाया। इसके बाद जब आप डॉक्टर साहब आए, मुझे याद है आपने जम्मू और कश्मीर को बराबर रखा। मैंने कभी फर्क नहीं किया। आपको डॉक्टर साहब याद होगा, शायद आप भूल गए कितने आपने काम किए हैं। जो आई बैंक आपने जितने 50 लाख कश्मीर में दिए हेल्थ के लिए, 50 लाख यहाँ भी दिए। कश्मीर में बन गया, यहाँ नहीं बना। वो बात डॉक्टर साहब अलग है, 2014 में बहुत कुछ इस भाव में चला गया। इसके बाद डॉक्टर साहब एमपी के फंड के बाद आपने आपके बेटे सपुत्र जांबाज हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जीबी पंथ में नया आयाम किया। जीबी पंथ को गंदगी से निकालकर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अंदर दे दिया। डॉक्टर साहब यहाँ जब कोविड का पहली महामारी चल रही थी, यहाँ कुल मिला के तब भी 5 एमपी थे, मगर यहाँ के 2 एमपी नहीं बोले। आप ही का एक कार्यकर्ता डॉक्टर साहब कोली राम, वो बैनर लेके खड़ा था, मुझे ऑक्सीजन दो। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी। आपने ये सवाल पार्लियामेंट में उठाया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक ही शेर है वहाँ पर, ये बाकी वाले क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं उठाया? क्या कहते हैं इस पे आप? देखिए, मैं नहीं जानता उन्होंने क्यों नहीं उठाया, मगर जब मुझे यहाँ से फोन आया कि लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, तो हर्षवर्धन साहब जो हेल्थ के मिनिस्टर थे वो बोल रहे थे, तो मैंने माफ़ी मांगी उनसे कि उनकी तकरीर को रुकाया। मैंने कहा हुजूर ये तो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, मगर जम्मू का मेजर अस्पताल जो उसमें ऑक्सीजन प्लांट की कमी है, और तो कुठुआ वगैरह का तो सवाल ही नहीं है, वो तो पता नहीं किस खाते में होंगे। अगर आज हम उनको ऑक्सीजन नहीं दे सकेंगे तो वो तो लोग ऐसे मरेंगे जैसे पूछिए मत। और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने देखा यहाँ की पुकार भी, आखिर इंसान है, वो जम्मू का या कश्मीर का। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि सब धर्म बराबर है। इंसान खराब हो सकता है, धर्म खराब नहीं हो सकता। मगर हमने धर्म को खराब किया और इंसान ये समझता है कि वो बड़ा धर्म से ऊपर है। धर्म से कोई चीज ऊपर नहीं है। इसीलिए मुझे अफसोस हुआ जब मैंने ये देखा कि ये हालत है। और आज भी इतने सालों में जो ये कह रहे हैं, आज भी कई ऐसे डिस्पेंसरी, क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इनसे महरूम है, डॉक्टरों से महरूम है। कंपाउंडर चला रहा है, जबकि डॉक्टर बेकार बैठे हुए हैं, नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। आज भी आप अखबार में देखिए, आज भी निकला है कि डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको रजिस्टर नहीं किया जा रहा। सड़कों पर अफसोस इस बात का कि साहब कैसे इस रियासत को उठाएंगे। 2 चीज़ें जो रियासत क्या क्या सारे हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी हैं, एक सेहत हेल्थ, दूसरा एजुकेशन तालीम। अब तालीम के हाल में देखिए हमारे लोग कहाँ हैं। कोरोना वायरस ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अब हमारे गांव में पहाड़ों में क्या बिजली है, वो कहाँ से अपने मोबाइल चार्ज कर, और गरीब कहाँ से लाएगा मोबाइल, कहाँ से वो लैपटॉप लाएगा, वो कहाँ से वो तालीम हासिल कर सकता है। आज देखिए बड़े बड़े मुल्कों ने भी स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, यूनिवर्सिटीज खोल दी। कहा अगर तालीम नहीं होगी तो कल हम कहाँ से मुकाबला कर सकेंगे, कहाँ से हमारे इंजीनियर निकलेंगे, डॉक्टर निकलेंगे, वो साइंसदान निकलेंगे जो कोई नई नई चीज़ें ईजाद करेंगे जो इंसान के लिए बेहतर हो। इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, एक बार फिर से आपका ध्यान में सर इस डिलिमिटेशन खा की रिपोर्ट है। देखिए वो गलत रिपोर्ट है।
वो बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। चेंज करेंगे, इसको करना देखिए, पड़ेगा। हमने अपनी तरफ से उनके सामने मसवदा रख दिया है, अब उनका है, क्योंकि उनको भी भगवान के पास जाना है एक दिन, ये नहीं कि नहीं जाएंगे। वहां क्या जवाब देंगे, क्या उनने इंसाफ किया या नहीं किया? मैं उनको यही कहूंगा, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ आपसे इंसाफ चाहते हैं, लोगों के लिए इंसाफ चाहते हैं। मैं अपनी पार्टी के लिए इंसाफ नहीं चाहता हूं, मैं लोगों के लिए इंसाफ चाहता हूं कि साहब वो काम करिए जिससे कि लोगों के लिए बेहतर हो, लोगों के मसाइल हल हो सकें, उनकी मुश्किलें दूर हो सकें, न कि उनकी मुश्किलें बढ़ जाएं। एमएलए को जनाब कई दफा थानेदार के पास भी जाना पड़ता है, वो जो है तहसीलदार, उसके पास भी जाना पड़ता है गरीबों का मसला हल कराने के लिए। कहां से पहुंचेगा, तो क्या करेगा? तो अगर हमने डिलिमिटेशन गरीब की बेहतरी के लिए करना है तो ये डिलिमिटेशन उससे बहुत दूर है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने अभी हाल ही में कह दिया है जो मर्जी करें, प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए जैसा भी करें, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी, मुकाबला करेंगे हम, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आप एक बड़ी दरिया दिली इंसान है, जैसे मैंने दर्शकों को पहले बता दिया था, और आप पर फिराज गोरखपुरी का कलाम भी बड़ा फिट बैठता है, जुल्म सहकर जो नहीं करते उनके दिल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे होते हैं। जो लोग कुछ आपके पार्टी को छोड़ गए, उनमें से मुझे खबर आ रही है दे आर अनहैप्पी, क्योंकि उनके साथ शायद ये हो रहा, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, अब कहाँ से लड़ेंगे? अगर इनमें से कोई वापस आए घर वापसी, उन्हें हो जाएगी। देखिए, सवाल इस बात का है, मेरे दिल में कभी मैल नहीं रहा है, जैसे आपने पहले भी फरमाया, जिनने छुरा भी धोंपा उनको भी मैंने सीने से लगाया, क्योंकि उसने यही कहा है कि अपनी तरफ से दिल खोलो, मेरे पे छोड़ दो, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा उस तक है, मगर अपने दिल को छोटा मत करो। हम चाहेंगे बिस्मिल्लाह। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मुझे मिलाकर कई लोगों को आप पर बहुत गिला है सर। होगा जरूर। 2002 में 1996 से 2002 तक जो आपने हुकूमत चलाई भाजपा के 8 एमएलए के साथ, यू हैव गिवन ए न्यू वे ऑफ डेमोक्रेसी। जब विपक्ष बोलता था, आपके सत्ताधारी 2/3 में थे, वो उनको रोकते थे, आप उठ के खड़े होते थे। मैंने सब विधानसभा कवर किया डॉक्टर साहब। आप कहते नहीं अपोजिशन का काम है, लेट देम स्पीक। अब तो उसका भी गला घोटा जा रहा है। मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, 2002 में आप तो सिर्फ अपोजिशन का कह रहे हैं, आप मीडिया को क्यों नहीं कह रहे हैं जिससे आप ताल्लुक रखते हैं? मैं उसी पे आज जनाब, आज आपके मीडिया पे इतना दबाव है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, कि कहीं भी अगर थोड़ी सी भी बात आप इधर की कर देंगे जो सही होगी, आपको थानेदार के पास जाना पड़ेगा और धमकियां दी जाएंगी और आपको अंदर भर दिया जाएगा। ये मैं डेमोक्रेसी नहीं है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, तब आपके चीफ सेक्रेटरी मल्ली होते थे, डायरेक्टर जनरल गुरबचन जगत साहब मेरे पास अपोजिशन मेंबर आते थे जी। मैं चीफ सेक्रेटरी को बुलाता था, कहता था इनका काम देखिए, इनको ये ना लगे क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं मेजॉरिटी में हूँ, मैं इनका नहीं सुनूंगा। अब वो गुजर गए, चमन लाल जी गुजर गए, वो लाला अपने वहाँ के गुप्ता साहब उधमपुर वाले भी चले गए सर, सब गए, बैग लेके आते थे और मैं सुनता था, और सुन के बाद उनके कहता था उनका जो सही होगा वो करिए। बिल्कुल डॉक्टर, क्योंकि अपोजिशन ही जिंदगी में आपको सही रास्ता दिखाती है, वो आपको बताती है कहाँ आप गलत हैं। अभी हमने जब इनने पार्लियामेंट में वो फार्मर्स के 3 बिल पास किए, हमने इनसे गुजारिश की कि मेहरबानी करके इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, इसको देखें, अगर कोई गलती इसमें ख़राबी है उसके बाद ले आइए, हम पास कर देंगे, हमारा क्या जाता है। मगर ब्रूट मेजॉरिटी में पास कर दिया। पास करने के बाद क्या हुआ, 700 से ज़्यादा किसान मारे गए। उसके बाद जब इन्हें देखा कि हम इलेक्शन में हार जाएंगे तो इन्हें वो बिलें वापस ले ली हैं। अगर इन्हें पहले हमारा सुना होता, हमको इनके दुश्मन नहीं हैं। ऑपोजिशन एंड रूलिंग क्लास आर देयर टू स्ट्रेंथन इंडिया, मुल्क को मजबूत करने के लिए हैं, हम मजबूत कमज़ोर करने के लिए नहीं हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, 2002 में जब चुनाव परिणाम आए, किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी,
और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ज़्यादा सीटें थी। मुझे 28 याद है हम बार बार कहे कि डॉक्टर साहब आप कोलिशन गवर्नमेंट बना लीजिए। मैंने स्वयं सवाल किया था, आपको याद होगा अंग्रेज में जब पुलिस शहादत दिवस था, यू रिफ्यूज्ड। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर आप उस वक्त कोलिशन बना लेते, आज तक तो जम्मू कश्मीर की हालत है वो ना होते कि आप अपने आप को दोषी मानते। अगर सरकार आपकी बन जाती डॉक्टर साहब। मैं आपको बताऊं एक बात, मैंने कभी भी आया राम गाया राम की पॉलिसी नहीं मानी है। मुझे साथियों ने कहा हम खरीद सकते हैं, मैंने कहा नहीं। अगर लोगों ने हमें नहीं साथ दिया है तो हमारा कोई हक नहीं है उस कुर्सी पे बैठने का। हमें यहां बैठने का हक है कि लोग देखें कि हम सही थे या गलत थे। आने दीजिए दूसरे को, बैठने दीजिए, उनका हाल क्या वो आपके सामने है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी चीज़ जो हमें धर्म सिखाता है वो है ईमानदारी और सही तरीके से चलना। अगर मैंने वो कदम उठाया होता तो मैं अपने आप को, अपनी आत्मा को और उसको जवाब नहीं दे सकता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आप हमेशा से स्वस्थ रहे, यंग रहें और हमें भी वो नुस्खा बता दीजिए, यू ऑलवेज वही यंग। बहुत देर पहले कईयों को मिर्ची लगती थी जब आपने एक फिल्म तारिका को अपने मोटर पे बैठ के घुमाया था। मुझे वो भी अपना इंटरव्यू याद है। आपके कहा डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, कलाकार भी हैं, अगर आपको बॉलीवुड में मिले तो आपने कहा था दिलीप कुमार से आगे मैं चला जाऊँगा। खैर डॉक्टर साहब, मैं आखिर में दर्शकों के लिए एक आपका राज जानना चाहूँगा। हाउ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इज अ फिट, एंड दर्शकों के लिए आपका पूरे देशवासियों को संदेश। मैं ये जरूर कहूंगा इनसे, अपने धर्म को समझने की कोशिश करें और फिर धर्म पे चलने की कोशिश करें। आसान नहीं है। जब आप धर्म पे सचमुच अच्छी तरह से चलेंगे और उस भगवान को मानेंगे जो सबका है, वो सिर्फ आपका नहीं है, वो हमारा भी है। वही हमें पैदा करने वाला है, वही हमने रखने वाला है, वही ले जाने वाला है। जब आप उसकी तरफ चलेंगे तो आप मेरी तरफ से तंदुरुस्त रहेंगे। अगर आप शैतान की तरफ जाएंगे तो फिर आपका हाल वही होगा कि थोड़ी देर तो आराम रहोगे, फिर मुसीबतों में फंस जाओगे। मेरी सबसे यही है, न घबराना, तूफानों का मुकाबला करना है और तूफानों का मुकाबला जो सच्चाई में करोगे वो तुम्हारी मदद करेगा। डरना नहीं, अगर डरना है तो सिर्फ भगवान से डरो और किसी और से मत डरो, बस। डॉक्टर साहब, पूरी उम्मीद है दर्शकों ने आपके सारी बातों को दिल पे लाकर उस पर जो आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है उसको भी ऑनरेबल डॉक्टर साहब, भगवान आपको भी सलामत रखे, आपके मीडिया को सलामत रखे कि आप इसी तरह लोगों के मुश्किलों को आगे लाएं कि हुकूमत उन पर काम कर सके और लोगों की मुश्किलें हल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप। धन्यवाद। दर्शकों, ये थे शख्सियत जिनसे आपने रूबरू कराया। आपसे अपने कमेंट भी दीजिएगा। इस कार्यक्रम की यहीं समाप्ति। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.